नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन मतदान से पहले लगातार झारखंड की जो राजनीति है वो गर्माती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड में पहुंचना हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना हो, और जिस दिन योगी आदित्यनाथ झारखंड में पहुंचते हैं उसी दिन सीबीआई झारखंड में 17 ठिकानों पर छापेमारी करती है, जिसमें हेमंत सोरेन के जो प्रतिनिधि हैं और उनके करीबी के यहां से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैश, सोना और भी बहुत सारी चीजें यहां से बरामद होती हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है उसे पैसे से खरीदने की कोशिश चुनाव मतदान से पहले हो रही, क्योंकि पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को झारखंड में होना है और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीधे झारखंड से जुड़े हमारे सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो पहले आलमगीर आलम के यहां से भी 30 करोड़ से ज्यादा के करीबी के यहां से कैश मिला था, और अब चुनाव से ठीक पहले भारी मात्रा में कैश मिलना जेएमएम से जुड़े लोगों के यहां क्या कुछ जो है चल क्या रहा है? वही चल रहा है जो आपने बताया कि चुनाव को धन से प्रभावित करने की कोशिश है, और उसी सिलसिले में ये जो आज छापेमारी हुई पहले किन लोगों के यहां हुई ये जानना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट एक जगह है, विधानसभा है, वहां से चुनाव जीतते हैं। ये बरहेट में पंकज मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जो कि हेमंत सोरेन का सारा कुछ देखता है। वो इनका आधिकारिक रूप से विधायक प्रतिनिधि था। ठीक है। जब क्या हुआ कि वहां अवैध खनन चलने लगा तो आसपास के गांव में घरों में दरार पड़ने लगी, तो कुछ लोगों ने मना करने की कोशिश की कि नींबू पहाड़ पे अवैध खनन मत करो, तो उन लोगों ने मारपीट कर भगा दिया। जिन लोगों ने मारपीट कर भगाया वो पंकज मिश्रा के आदमी थे। फिर एक बरहड़वा थाने में या फिर कहीं एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें पंकज मिश्रा, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि, दाहू यादव जो इस इलाके का बड़ा क्रिमिनल था वो, और कुछ और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और उसी एफआईआर के आधार पे सबसे पहले ईडी छापेमारी करने पहुंचती है, और ईडी ने जब छापेमारी की तो आपको यकीन नहीं होगा, 1200 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ एक जिले में, सिर्फ अवैध खनन में, पत्थरों के अवैध खनन में। बाकी डिपार्टमेंट का छोड़ दीजिए, एक जिले के एक विभाग में सिर्फ 1200 करोड़ का घोटाला ईडी ने पकड़ा। उसके बाद पंकज मिश्रा ने लोकल पत्रकारों को, मीडिया को डराने धमकाने की कोशिश की कि बर्बाद कर दूंगा, और उनका बयान बाकायदा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हम कार्यकर्ता को बोल देंगे ना तो सब तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ निकल जाएगा आप लोगों का। और इन सब के बावजूद पंकज मिश्रा की अरेस्टिंग होती है, वो जेल में रहते हैं, अभी जमानत पे बाहर है। ठीक चुनाव के पहले उन्हें जमानत मिल जाना अपने आप में एक बड़ी खबर थी, और चुनाव को कैसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है आप देखिए। आज जो छापेमारी हुई, पंकज मिश्रा के करीबी लोगों के ठिकानों पे छापेमारी हुई है, जिसमें एक बहुत सारे लोग हैं उसमें, इनके आसपास के लोग। एक वाईबीएन यूनिवर्सिटी चलाते हैं रामजी यादव, रांची में, वहां पे भी छापेमारी हुई। उसके बाद एक सुब्रतो पॉल हैं जो कि पत्थर खनन से जुड़े हुए हैं, वहां छापेमारी हुई। और कुल 11 जगह पे कलकत्ता में, पटना में छापेमारी हुई, और जो बरामद हुआ, जो अभी तक आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि 1 किलो सोना, कई किलो चांदी और 50 लाख से ज्यादा का कैश यह बरामद हुआ है सिर्फ एक दिन की छापेमारी में। अभी तो और भी कुछ निकलेगा। अब बताइए, एक साधारण सा विधायक प्रतिनिधि, उसके लोग, वो भी नहीं, उसके लोगों के ठिकानों से इतना इतना निकल रहा है, तो एक नेता के यहां कितना होगा, और नेता मंत्रियों के यहां कितना होगा? और बताइए, ये तो पूरा आप सीरीज निकाल के देख लेना। झारखंड में मैं बार बार बोल रहा हूं, आजाद भारत की भ्रष्टतम सरकार चल रही है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ नहीं। पैसे से वोटरों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो पंकज जी, जो आपने बताया था कि आलमगीर आलम के करीबी के यहां जो 30 करोड़ रुपए का कैश मिला था वो तो करीबी के यहां था, उसके यहां तो पता नहीं कितना होगा। तो अगर इस घटना को उससे जोड़े
हेमंत सोरेन नहीं, के नहीं, प्रतिनिधि देखिए। के करीबी के यहाँ इतना कुछ मिला है, तो प्रतिनिधि और हेमंत सोरेन के पास क्या कुछ होगा? नहीं नहीं, आप एक चीज समझिए कि झारखंड में साहिबगंज और पाकुड़, इन दो जिलों में पत्थरों का खनन होता है और अवैध खनन से कमाई की गई। उसी तरह जिस तरह कोयलांचल, धनबाद जैसे इलाकों में कोयले का होता है, चाईबासा और जो कि जमशेदपुर से सटा हुआ, वहां लॉ अयस्क है। जो पलामू वगैरह का इलाका है, गढ़वा, वहां बालू का खेल चल रहा है। बालू का खेल बहुत सारे जिलों में चल रहा है। तो कुल मिला के कितने विभाग होंगे? शराब का घोटाला है, उसके बाद स्क्रैप का घोटाला है, टाटा कंपनी, बोकारो, धनबाद। ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 विभाग हैं तो उसमें से सिर्फ एक विभाग है अवैध पत्थर खनन का, और मतलब माइनिंग का एक विभाग है। और माइनिंग में भी सिर्फ पत्थर की माइनिंग का एक छोटा सा जिला है, वहां 1200 करोड़ निकल रहा है। तो पूरे राज्य में कितने अवैध माइनिंग हो रही है? अगर सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट में इतना है तो बाकी डिपार्टमेंट में कितना होगा? अभी अभी चुनाव के पहले खबर आई थी कि प्रधानमंत्री के नल जल योजना में पैसा उठा लिया और नल लगाया नहीं। वो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। तो एक एक विभाग में हजारों हजारों करोड़ों के घोटाले हैं। मनरेगा में आलमगीर आलम गए, जमीन घोटाले में छवि रंजन गए, उसके बाद अवैध खनन में पंकज मिश्रा गया, पूजा सिंघल किसी घोटाले में गई। आपको अंदाजा नहीं है कि कितना जा रहा है। और झारखंड में अवैध पैसे, मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण बताता हूं। पूजा सिंघल जो आईएएस अफसर थी ना, उसके यहां से हर शाम को 2 कैश वैन खुलता था। जो बैंक का जो कैश वैन होता है ना, और वो कलकत्ता जाता था बाकायदा सिक्योरिटी में। वहां से हवाला के जरिए वो पैसा दुबई जाता था। और तब अलग अलग, सोचिए एक साधारण आईएएस की ये थी, तो कितने सारे आईएएस होंगे, क्या है। मतलब झारखंड अपने आप में कहानी है भ्रष्टाचार के मामले में। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं यहाँ है, सबका दोहन किया जा रहा है। नहीं, लूटो कोड़ो बेच डालो, यही डेवलपमेंट मॉडल है। एक सेक्टर बताइए झारखंड में जो कि अच्छा राइज कर रहा है। जब झारखंड बना था तो रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा बूम कर रहा था, अपार्टमेंट बन रहे थे, वो भी अब खत्म। अब तो एक ही बच गया है, जहां बालू मिल जाए वहां बालू चुरा के बेच दो, जहां कोयला मिल जाए कोयला चुरा के बेच दो, जहां पत्थर मिल जाए पत्थर चुरा के बेच दो, जहां लौह अयस्क मिल जाए लौह अयस्क चुरा के बेच दो। शराब है तो उसमें अलग घोटाला कर दो। अभी पता है, अभी 1 हफ्ता पहले जो शराब डिपार्टमेंट के जो हेड थे, मध्य उत्पाद विभाग के जो सचिव थे विनय चौबे, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, एक ऐसा अधिकारी नेता नहीं है जो कि करप्ट नहीं है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते भाई। ईडी कंफ्यूज हो गई कि कहां कहां छापा मारे, जहां हाथ डाल रहे वहीं घोटाला। हम जांच करें तो किसकी करें, कहां पर जाके खत्म हो, किसकी करें, कितनी करें, कितनी करें। या जिस आदमी को पकड़ते हैं वही 2-4 करोड़ लेके घूम रहा है। अवैध आदमी जो है उस तरह का काम कर रहा है। अब बाकी झारखंडी तो बहुत गरीब है। मतलब आप आम आदिवासी इलाकों में जाइए, पीने का पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, बदन पर तन ढकने को बढ़िया कपड़ा नहीं, ये हालत है उनकी। एक तरफ वो हालत और एक तरफ निकला गंदा पानी। ये अब बताइए, जनता त्राहिमाम और नेता मालामाल, अधिकारी मालामाल, ये है झारखंड। और अफसोस नहीं होता क्या? इन चीजों को देखकर सरकार बदलने का मन नहीं करता जनता का, लोग बदलने का मन नहीं करता। वहां दूसरा ऐसा नहीं है। देखिए वहां का सेंटिमेंट कुछ अलग है, वहां आइडेंटिटी की लड़ाई है। देखिए 15% जो मुसलमान हो गए वो तो कहां जाएंगे, किसको वोट देंगे, वो तो जब पूरे आप भारत ही को नहीं पता रहेंगे है। तो आपकी पहचान का क्या होगा? नहीं, उनको और वो तो दुश्मन किसी और को मानते हैं ना। वो तो ये कहते हैं कि हमारे दुश्मन तो जो बिहार के से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग जाके वहां काम करें, वो दुश्मन है जी आपके। ये जो हिंदू लोग हैं ना, ये दुश्मन है। ईसाई मिशनरियां क्या बोलेगी? वो तो बोलेगी कि क्रिश्चियनों का दुश्मन कौन? ये हिंदू लोग, कि हमें कन्वर्ट नहीं करने दे रहे। मुसलमानों के दुश्मन कौन? ये हिंदू लोग हैं। इनको टारगेट करो, ये राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लगातार नहीं क्या, वो तो बोल देंगे आपकी लड़ाई ये बोल देंगे आपकी लड़ाई किससे है, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ। आपकी लड़ाई किससे है? हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। देखो आपकी लड़ाई किससे है, तो बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ। इस तरह से माइंड बिल्कुल एकदम कैप्चर कर चुका है।
एक एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जिसमें शिबू सोरेन की पार्टी से 7-7 बार 8-8 बार जीत रहा है। और वहां जाके देखिए इतनी बुरी हालत, इतनी घोर गरीबी कि आपको समझ में नहीं आएगा। पंकज जी, आज नहीं तो कल समझना तो पड़ेगा ही। जब तन पर कपड़ा नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, तो और एक तरफ नोटों के पहाड़ हैं जिन्हें आप चुनकर भेजते हैं, उनके करीबियों के यहां अगर नोटों के पहाड़ हैं तो उनके यहां क्या कुछ होगा, वो सोच से भी परे की बात शायद होती है। पंकज जी, चर्चा करने के लिए और झारखंड के बारे में इतनी बारीक जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जब दिल्ली में बैठकर हम काम करते हैं स्टूडियो के भीतर, तो हम झारखंड के उन इलाकों तक नहीं पहुंच पाते जो आपने बताया कि तन पर कपड़ा नहीं है और पेट में रोटी नहीं है। वो जो जानकारी आपने हमें दी, दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो झारखंड के जो हालात हैं वो इसी तरीके के हैं। जितनी भी वहां प्राकृतिक संपदाएं हैं, सबका लगातार दोहन किया जा रहा है, लगातार उन्हें लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, बेचा जा रहा है और अपने ताजमहल बनाए जा रहे हैं। यही झारखंड की हकीकत है। चुनाव 13 नवंबर को, 20 नवंबर को, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उससे पहले ईडी की यह कार्रवाई दिखाती है कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश शायद वहां की गई होगी या की जा सकती थी। उससे पहले ही यह सब माल पानी पकड़ा गया। पंकज जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के, झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के, झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता।